अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज केमिस्ट्री फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स से एक और टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है? बेसिकली मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक टेक्निक है। इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू measure the exact masses of isotopes with the help of their relative abundance। बेसिकली मैस स्पेक्ट्रोमीट्री वो टेक्निक है जिससे हम आइसोटोप्स के एक ही एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के मैसेस को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस मींस उसकी नेचर में एग्जिस्टेंस के बारे में जो है उसको बताते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है। उसकी एग्जिस्टेंस होती है नेचर के अंदर, कि वो कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में डिफरेंट टर्म्स जो यूज़ होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैस स्पेक्ट्रम। मैस स्पेक्ट्रम क्या है? ये ग्राफ होता है। ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं? मैस स्पेक्ट्रम। जो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो जो ग्राफ आता है ग्राफ की फॉर्म में, उसको हम मैस स्पेक्ट्रम कहते हैं। सेकंड, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री अभी बताया कि ये एक टेक्निक है, ठीक है। उसके बाद मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर भी एक क्या है? एक डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर वो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो डिटेक्शन होती थी ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकली डिटेक्ट होती है। जो भी पार्टिकल्स या आइंस या आइसोटॉप्स की डिटेक्शन होती है मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, वो इलेक्ट्रिकली डिटेक्शन होती है। बट अगर बात करें मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की, तो वहाँ पर जो डिटेक्शन होती है वो फोटोग्राफिक प्लेट के साथ होती है। वो भी आइसोटोप्स, जितने भी आइसोटोप्स डिटेक्ट होते हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट्स या फोटोग्राफिकली या नॉन इलेक्ट्रिकली, इन टर्म्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल हम डिटेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये भी एक डिवाइस है और इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर कितनी तरह के होते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर तीन तरह के यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक है ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ, सॉरी, ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। ये भी मैंने बताया कि ये जहाँ पर डिटेक्शन जो होती थी वो नॉन इलेक्ट्रिकल मींस में होती थी, यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट्स के में आइसोटॉप्स को हम डिटेक्ट करते थे। तो ये ओल्ड एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर में सिर्फ और सिर्फ गैशियस फेज़ में सैंपल इंट्रोड्यूस करवाया जाता था। तो सैंपल इंट्रोड्यूस क्योंकि हम गैशियस फेज़ में करवाते थे, इसलिए इस स्पेक्ट्रोमीटर में या स्पेक्ट्रोग्राफ में हमारे पास वेपराइजेशन चैम्बर नहीं होता था, ठीक है। इसमें नो वेपराइजेशन चैम्बर। उसके बाद बात करते हैं डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। तो डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसमें जो आइसोटोप्स की डिटेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिकल मींस में होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिटेक्टर यूज़ होता है। यहाँ पर फोटोग्राफिक डिटेक्टर यूज़ होता था, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिटेक्टर यूज़ होता है, ठीक है। अब ये भी बेस्ड ऑन एटॉमिक मैसेज, ये भी वैसे बेस्ड करता है एटॉमिक मैसेज पर, ये भी बेस्ड ऑन एटॉमिक मैसेज। तो यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट्स के सैंपल जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें हमारे पास वेपराइजेशन चैम्बर मौजूद होता है। उसके बाद बात करते हैं मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर में सिर्फ दो चेंजेस आई थी कि एम्पलीफायर और रिकॉर्डर इसमें ऐड किया था। तो हमारे पास मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जस्ट दो चीज़ों की एडिशन की थी, एम्पलीफायर की और रिकॉर्डर की। तो ये भी जो है फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इन तीनों सैम्पल्स को इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और उन्हीं सैम्पल्स को, जैसे कि यहाँ पर डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में इन सैम्पल को, यानी कि तीनों स्टेट्स वाले सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस करवाया था और वहाँ पे उनके आइसोटॉप्स फाइंड कर लिए थे। सिमिलरली मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर में बस चेंज ये है कि यहाँ पर एम्पलीफायर और रिकॉर्डर की एडिशन हुई है मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी।
ये एक मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास सामने आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। अब इसके कितने पार्ट्स हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इधर हमारे पास कोई भी सैंपल है, सो किया यहाँ पर कोई भी सैंपल हमारा किसी भी स्टेट में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। अगर सॉलिड और लिक्विड हुआ तो यहाँ पर सबसे पहले आता है वेपराइजेशन चैम्बर, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है वेपराइजेशन चैम्बर। तो वेपराइजेशन चैम्बर में जो भी अगर सॉलिड या लिक्विड होगा तो वेपराइजेशन चैम्बर से गुजर के वो सबसे पहले वेपर्स में कन्वर्ट होगा, यानी कि गैशियस फॉर्म में। अगर गैस ही है तो वो सिंपल गैस यहाँ से एंटर होगी आयोनाइजेशन चैम्बर में। ये सेकंड जो है स्टेप है उसका आयोनाइजेशन चैम्बर है। अब यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है, ठीक है। ये टंगस्टन फिलामेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आइंस हमारे पास वेपर्स वेपर्स जो आ रहे हैं, ये वेपर्स यहाँ पर होते हैं आयोनाइज, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर है, ठीक है। सेकंड स्टेप है आयोनाइजेशन चैम्बर। यहाँ पर क्या होता है, जो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये इलेक्ट्रॉन है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है और ये इसको इजेक्ट करके ले जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया, आइन, एक आइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जिसे हम कहेंगे ये केटाइन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जितने भी यहाँ पर आइन गैशियस फेज में जो हमारे पास वेपर्स आएंगे वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, केटाइंस के अंदर। अब चूंकि ये केटाइंस में कन्वर्ट हुए हैं तो आगे हमारे पास इसको एक्सेलरेट करवाने के लिए, यानी कि पॉजिटिव आइंस हैं, तो पॉजिटिव आइंस को एक्सेलरेट करवाने के लिए अप्लाई की गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या की गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर स्ट्रेंथ है कितनी, 500 वोल्टेज टू 2000 वोल्टेज। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 500 वोल्टेज टू 2000 वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। दूसरा ये कि एक और चीज़ यहाँ पर मिस हुई है, वो ये है कि वेपराइजेशन चैम्बर में जो प्रेशर है वो कितना लिया गया है, वेपर्स में जो प्रेशर है उसमें वो कितना रखा गया प्रेशर जो है ना इनसाइड द वेपराइजेशन चैम्बर, वो होता है जी 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻6 टॉर। ये जो है वेपर प्रेशर है इन वेपराइजेशन चैम्बर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आइंस एक्सेलरेटर में आए, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है उसको हम आइन एक्सेलरेटर कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप वेपराइजेशन चैम्बर, वहाँ से वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद वो आया आयोनाइजेशन चैम्बर में, जहाँ पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, उसके आखिरी शल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला और वो केटाइंस में कन्वर्ट हो गया। अब सारे पॉजिटिव आइंस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव, यानी कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है उन पर। तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे पॉजिटिव आइंस को अपनी तरफ एक्सेलरेट करवाया और उनकी स्पीड को इंक्रीज़ किया। और वो एक्सेलरेट करते हुए इन दो प्लेट्स के दरमियान से गुजरते हुए आ रहे हैं किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेट क्या करता है, ये जो हमारे पास चार्ज जो आयंस आ रहे हैं, केटाइंस हमारे पास आ रहे हैं किसी भी सैंपल के, सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। अब मैग्नेट क्या करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो अगर उसमें से वो उसकी दरमियान, अगर यानी कि मैग्नेट को उसकी साइडों पे रख दिया जाए चार्ज पार्टिकल्स की, तो मैग्नेट क्या करता है, उसको रोटेट करवा देता है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उसको मैग्नेटिक फील्ड की दरमियान से गुजारा जाए तो वो जो चार्ज पार्टिकल हैं वो क्या कहते हैं, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर जाते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा देती है। तो इस पार्ट का नाम हो गया आइन डिफ्लेक्टर। डिफ्लेक्शन करवा दी ना आइंस की इसने, तो इसको कह देते हैं आइन डिफ्लेक्टर, ठीक है। आइन डिफ्लेक्टर वाला पोर्शन आ गया। रेडियस, यानी कि ये सर्कुलर पाथ में इसने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट करवा दिया।
नेक्स्ट स्टेप आता है जी डिटेक्टर। डिटेक्टर में क्या होता है, ये डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। डिटेक्शन में आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ काफ़ी सारे ना बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड ने डिफरेंट आइसोटॉप्स, जो जितने भी आइसोटॉप्स हैं ना उसके अंदर डिफरेंट मैसेस के, उनको सेपरेट कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो, जो कि हमारे पास फार्मूला बनता है ये वाला, m/e इज़ इक्वल टू एच स्केयर आर स्केयर ओवर 2e, ठीक है। जिसमें हमारे पास जो डिफ्लेक्शन हुई है, ये सेपरेशन जो होगी है आइसोटॉप्स की, वो ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो हुई है, जो इक्वल है किसके, h यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एंड e यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, h क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ई हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और यहाँ पर बात कर लें कि जो मैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के, ठीक है, किसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के। यानी कि हैवियर आइसोटोप जो होगा उसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ज़्यादा होगा। मैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बार बार यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, बेसिकली ये है क्या, अब यहाँ से जो आ रहा है ये डिफ्लेक्ट हो गया ना, अगर मैं इसको कम्प्लीटली एक कंप्लीट सर्कल में घुमा दूँ तो ये एक सर्कल बन जाता है ना, सर्कुलर पाथ में घुमा दिया उसने, तो ये इसका रेडियस क्या होगा, ये वाला रेडियस हो गया इसका। अब जो हैवी मैस वाले हैं उनका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइटर मैस का यहाँ पर गिरा था, ये जो हैवियर मैस वाले आ रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये जो होगा, इसको मैं अगर कंप्लीट करूँ सर्कल को थोड़ा सा, ये थोड़ा सा 1 मिनट, ये सर्कल यहाँ से कंप्लीट करूँ तो देखें इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ज़्यादा है यहाँ पर, पहले से इसका ज़्यादा है। तो जैसे जैसे मैस इंक्रीज़ होगा उसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी बेस पर ही तो क्या हुई है, सेपरेशन हुई है डिफरेंट आइसोटॉप्स की। यहाँ पर आपने दो बातों का और ख्याल रखना है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में चेंज करूं तो उससे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ में क्या चेंज आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या की जाए, इंक्रीज़ कर दी जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ कर दी जाए। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ कर दूं तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। कैसे, फ़र्ज़ किया यहाँ पर मैंने ये 500 टू 2000 वोल्टेज तो मैंने को इंक्रीज़ करके 1000 टू 3000 वोल्टेज कर दिया। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, एक्सेलरेटर थी, ठीक है ना, आइंस एक्सेलरेटर। अब वो जो आइंस हैं वो यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड से आएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेटर बढ़ा दिया ना मैंने, एक्सेलरेट कर दिया बहुत ज़्यादा, तो स्पीड से आएंगे तो डिफ्लेक्शन भी देर से होगी उनकी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट कर रही है। तो वो एक चीज़ स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही है, तो जो यहाँ गिरनी थी पहले वो अब गिरेगी आगे जाके थोड़ा सा, ठीक है। अगर इससे मैं कर देता हूँ, जो पहले गिर रही थी इधर कम इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी तो वो चीज़ आगे जाके गिरेगी, तो उसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ज़्यादा बनेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कम है, उसका ज़्यादा है, तो ज़ाहिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को उधर ही रखूँ कांस्टेंट 500 वोल्टेज टू 2000 वोल्टेज, एंड मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर दूँ, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे क्या फ़र्क आएगा, तो उसको देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं h बढ़ा दूँ, h क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो होगा वो हो जाएगा कम। कैसे? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब जो आयन दूर जाकर गिर रहा था इस पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड में, अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मैंने बढ़ा दिया तो वो आयन जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो पहले देर से डिफ्लेक्ट हो रहा था वो जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जल्दी डिफ्लेक्ट होने की वजह से उसका जो रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का वो भी क्या होगा, कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से रेडियस क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह के एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे एमसीक्यूज़ में डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताता चलूँ। डिटेक्टर के बाद यहाँ पर होती है अपना डिटेक्टर के बाद एम्पलीफायर, बाद यहाँ पर जो मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर में जो एडिशन हुई है ये एम्पलीफाई होते हैं, एम्पलीफायर लगा होता है। उसके बाद रिकॉर्डर, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर में हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन पर पीक्स मिल जाती हैं। जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनकी पीक्स हमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो हमें डिफरेंट आइसोटॉप्स की सेपरेशन बता देता होता है। अब अगर मैं बात करूं तीनों स्पेक्ट्रोमीटर की, तो ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसमें वो कितने पार्ट्स थे? ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर में वेपराइजेशन चैम्बर नहीं था। ठीक है, तो उसमें कितने पार्ट हैं? पहला पार्ट उसका था सीधा सीधा आयोनाइजेशन चैम्बर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डिटेक्टर। तो यहाँ पर ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर सिर्फ और सिर्फ कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। और डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में क्योंकि एडिशन वेपराइजेशन चैम्बर मौजूद होता है तो ये कंसिस्ट करता है सिर्फ 5 पार्ट्स पे। और 5 पार्ट्स में 2 एडिशन हुई है एम्पलीफायर और रिकॉर्डर की, वो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर बना। तो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर के कितने पार्ट्स हो गए टोटल? 7 पार्ट्स। ठीक हो गया, 7 पार्ट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी ये वाली बात। एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जी। अच्छा, ये एमसीक्यू पेपर में आपसे पूछे जाते हैं एंट्री टेस्ट में। दैट वेपर प्रेशर केप्ट इन द वेपराइजेशन चैम्बर। मैंने बताया आपको वेपराइजेशन चैम्बर में जो वेपर प्रेशर रखा जाता है वो कितना होता है जी? 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 टॉर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा था -7 टू -6 या -6 टू -7 टॉर। तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन क्या है? तो ये एमसीक्यू वैसे भी 2016 में पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन क्या है। तो भी बताई थी मैंने कि m/v या मास टू चार्ज रेशो इज़ इक्वल टू h²r²/2e। यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कौन सा आइसोटोप यहाँ पर हमें शो करवाएगा? अच्छा, एक बात आपको याद है कि जो मैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस के। वही बताई मैंने बात। जो डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, और ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। तो डिफ्लेक्शन मैस के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कि क्या है? इन्वर्सली। तो जिसका मैस कम होगा उसमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, जिसका मैस
कम होगा उसमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। अब ये ऐसा क्यों है? ठीक है, मैस कम है ना, देखो ये यहाँ पर आता हूँ दोबारा। मैस फॉर एग्जांपल किसी भी आइसोटोप का यहाँ पर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी उसको जल्दी अपनी तरफ क्या कर लेगी, रोटेट करवा लेगी। ठीक है, जल्दी उसे रोटेट कर देगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसको जल्दी रोटेट करवा देगी क्योंकि उसका मैस हल्का है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन मीन जल्दी रोटेट करवा देना सर्कुलर पाथ में। तो जितना मैस हल्का उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। तो क्योंकि अब देखें, पहला ऑप्शन ए है नियॉन 20+। ठीक है, अच्छा पहली बात तो ये कि ये जो भी सेपरेशन होती है आइसोटॉप्स की वो इन टर्म्स ऑफ केटाइंस होती है, तो नेगेटिव तो ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, ये वाले तो यहाँ पर जिसका मैस कम है दोनों में से, पॉजिटिव में से, वो हमारे पास पहला ऑप्शन ही है ए, तो ये ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, यही ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी पीक्स विल फॉर्म इन द मैस स्पेक्ट्रम ऑफ निकल। तो ये शुरू में आइसोटॉप्स के लेक्चर आप देखेंगे मेरा, तो उसमें मैंने आइसोटॉप्स के लेक्चर में बताया था काफ़ी सारे आइसोटॉप्स के, कितने आइसोटॉप्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स के, तो वहाँ से आपने याद रख करने। तो निकल के जो है ना 5 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, तो 5 आइसोटॉप्स इसके आएंगे। अब ये कैसे पता लगा? जो हमारे पास नंबर ऑफ पीक्स आती है ना, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, ठीक है, नंबर ऑफ पीक्स ये बताती हैं हमें नंबर ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो नंबर ऑफ पीक्स हैं tells us about number of isotopes। और हाइट ऑफ पीक हमें क्या बता रही है? जो हाइट है, ठीक है, ये बेसिकली आइसोटॉप्स ही बता रहे हैं हमें एक्स एक्सिस पे। और ये जो यहाँ पर है हमारे पास हाइट जो है पीक्स की, वो हमें क्या बताती है? रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस यानी कि परसेंटेज कितनी है नेचर के अंदर, कितना एग्जिस्ट करता है। तो निकल जो है उसमें हमारे पास क्या है, उसकी 5 पीक्स आती हैं उसके ग्राफ स्पेक्ट्रम में। तो वो हमारे पास अब ये इस तरह भी याद कर सकते हैं दैट 5 टाइम्स नमाज के लिए निकल से निकलो, तो 5 इसके निकल के आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एमसीक्यू हमारे पास आता है जी, करेक्ट मैस स्पेक्ट्रोग्राफ ऑफ क्लोरीन। करेक्ट मैस स्पेक्ट्रोग्राफ ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का मैस स्पेक्ट्रोग्राफ परफेक्ट कौन सा? आपको पता है क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 35 और 37। तो इनके रिलेटिव अबंडेंस जो है वो एक जो होता है 35%, 35 क्लोरीन जो 35 है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो स्टेबल है, और 37 कम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, 50-50 नहीं होंगे क्योंकि एक ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा। दूसरा 35 यहाँ पर कम एग्जिस्ट कर रहा है, 37 ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन में 35 वाला जो है वो 75% एग्जिस्ट करता है और ये 37 वाला 25 एग्जिस्ट करता है, तो यही वाला ऑप्शन ठीक है हमारे पास, ऑप्शन सी। उसके बाद डी ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं जी, कहता है एन एलिमेंट हैज़ 2 आइसोटॉप्स 63 एंड 64। ठीक है, कोई भी सभी 2 आइसोटॉप्स हैं, उसने एक का बता दिया 63 है मैस, दूसरे का 64 है मैस, विद एवरेज एटॉमिक मैस 63.5। एवरेज एटॉमिक मैस भी उसने गिवन है, दे दिया। कहता है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ लाइटर आइसोटॉप बता दें क्या है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत टेक्निकल एमसीक्यू है, तो बड़े तवज्जो से सुनना है। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होता है ये वाला, हैवियर आइसोटॉप इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ओवर डिफरेंस इन आइसोटॉपिक मास मल्टीप्लाई बाय 100। ये है हैवियर आइसोटॉप का
फार्मूला। अब वो कैसे निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पर कौन सा है हमारे पास, ये वाला देखें, जो एवरेज एटॉमिक मास में हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि पॉइंट में जो पार्ट आ रहा है वो वाला, वो आता है, वो कितना है 0.5 है। कितना है 0.5% है। तो वो मैंने लिख दिया ऊपर, ठीक है 0.5। और डिफरेंस इन आइसोटॉपिक मास क्या है जी, डिफरेंस इन आइसोटॉपिक मास वो है जी 63 64। तो 64 माइनस 63 कितना आ रहा है आंसर 1। तो डिफरेंस इन आइसोटॉपिक मास वो आता है 1 और मल्टीप्लाई किया इसको 100 से, हमारे पास आंसर आता है 50। तो जो हैवियर आइसोटॉप है वो कितना है जी 50% है। उसने क्या पूछा लाइटर, जब हैवी टोटल 100 होता है ना, तो 100 में से लाइट हैवियर 50% है, तो लाइटर 50 माइनस 100 क्या हो गया, 100 माइनस 50 क्या हो गया, वो लाइटर का हो गया मैस। तो 50% अगर हैवियर है तो 50% क्या होगा, लाइटर है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 50%। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है।